जैसे कल कहा था मैंने कि आगे वाला टॉपिक अपना जुडिशरी का होगा। आपको जज बना देते हैं आज। तो इसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर वाली बात जो है सिविक्स पढ़ना शुरू किया है तब से ही चल रही है अपनी। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर आप पढ़ चुके, मतलब पार्लियामेंट आप पढ़ चुके, असेंबली आप पढ़ चुके, काउंसिल आप पढ़ चुके। इसका कई नामों से बोलते हैं ना लेजिस्लेचर को, वो पढ़ चुके। पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर में बताया था लोकसभा में 543 एमपीज अलग देश के अलग अलग हिस्सों से इलेक्ट होकर आते हैं। और ये क्या है कि जिस पार्टी के पास 272 होते हैं वो अपनी पार्टी का पीएम बना लेता है। और राज्यसभा का ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था। राज्यसभा मतलब अपनी इंडिया की जो पार्लियामेंट है बाइकैमेरियल है, दो सदन है। एक लोकसभा जिससे प्राइम मिनिस्टर बनता है और बाकी एक है राज्यसभा जो स्टेट्स से एमपी लेता है। वहां के जो स्टेट्स के एमएलए हैं वो एमपी बनाकर राज्यसभा के लिए एमपी बनाकर भेजते हैं। उसकी संख्या 233 प्लस 12 बताया था। ये 12 है। ये क्या है कि प्रेसिडेंट ऐसे ही बना देता है। आर्ट, लिटरेचर, कला, खेल जगत, तो इससे वो आप एमपी और राज्यसभा के तो स्टेट के राज्यों की हितों की रक्षा करते हैं। आपको लोकसभा में बुक्स के अंदर क्या है कि आपको 543 जो है ना, ये 543 एमपीज, इसमें एक बुक्स में और मिलेगा +2 एंग्लो इंडियन, जिसकी माँ अंग्रेज या बाप अंग्रेज था, माँ भारतीय थी, यानी वर्ण संकर। दो सीट क्या है कि वर्ण संकर के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रखी गई थी। एंग्लो इंडियन के लिए ये क्या है कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ 2019 में, उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट किया, कौन से नंबर का, 104 अमेंडमेंट नंबर, उसमें ये व्यवस्था हटा दी। लेकिन किताबों में आपको मिलेगी तो आपको पढ़ना नहीं है। ये बस इतना याद रखना है। 543 लोकसभा, ये अपने पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन किया था। उनके वर्क वगैरह क्या थे वो अपने देखा था। इसी प्रकार से अपने क्या है कि जुडिशरी का वर्क पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो जुडिशरी का काम क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशन तो इस पिरामिड से देख लेंगे, और वर्क जो है ऊपर ऊपर शुरू के अंदर जुडिशरी का जो वर्क है वो देख लेते हैं अपने कि डिस्प्यूट रेजुलेशन। किसी किस्म का कोई विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, किसके बीच में? किसके बीच में डिस्प्यूट? एक सिटीजन सिटीजन के बीच में, मोहनलाल वर्सेस सोनलाल। सिटीजन का सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, मोहनलाल यूनियन ऑफ इंडिया यानी मोदी सरकार के खिलाफ डिस्प्यूट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट्स का आपस में डिस्प्यूट, पंजाब गवर्नमेंट का राजस्थान गवर्नमेंट का झगड़ा हो गया, पानी के बारे में डिस्प्यूट हो गया। मोदी सरकार के साथ क्या है, पंजाब सरकार का डिस्प्यूट हो गया। मतलब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
जो 28 स्टेट्स हैं उनको इन जुडिशरी में मुकदमों में क्या है कि स्टेट लिखा जाता है, और जो मोदी की जो सरकार है उसको यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाता है। मतलब एक प्रकार के ये आदमी है। तो इस प्रकार से जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व करता है सुप्रीम कोर्ट, इन पर फैसले वगैरह देता है। एक काम तो ये हो गया डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, जुडिशरी का। दूसरा काम है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अपने पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, उसमें उसमें था कि आप में से कोई एमपी के लिए चुनाव के अंदर खड़ा हो गया और जीत गया, ये कहकर कि मैं स्कूलें बंद करा दूंगा, और आगे जाकर पार्लियामेंट में ऐसा कानून भी बना देता है वो, स्कूल बंद। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तो नहीं हुआ ना। ये तो कानून जो बनाया आपने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस बात का जो रिव्यू है, इंटरप्रिटेशन है, ये कौन करता है? जुडिशरी करती है। कहने का मतलब पंच सरपंचाई जुडिशरी करती है। तीसरा जो वर्ग अपहोल्डिंग द लॉ ऑफ एनफोर्सिंग एफ आर फंडामेंटल राइट्स। जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी निगाह रखती है, केयर करती है। कहीं कोई फंडामेंटल राइट्स को कहीं भी कोई डैमेज कोई सरकार कर रही है, कोई नागरिक कर रहा है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के दोनों फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करेंगे इस कानून को। ये तो भाई इसका जुडिशरी का वर्क्स की बात हो गई अपनी। अब आइए कि सरकारों के खिलाफ ही सरकारों के खिलाफ मुकदमे लड़ रही है, सुन रही है, और सरकार के खिलाफ क्या है कि फैसले हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकल रहा है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। सरकार यानी एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव का इसका दबाव नहीं चलता है इनके ऊपर, इंडिपेंडेंट है। एग्जीक्यूटिव का दबाव चलता होता तो सारे नागरिकों को जो सरकार के खिलाफ वोट देते हैं सारों को अंदर करवा देती एग्जीक्यूटिव। लेकिन जुडिशरी क्या है, खड़ी है बीच में, इंडिपेंडेंट, सुरक्षा के लिए अपनी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द एस्पेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स ये बार बार चल रहा है अपना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जान है। सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट किस प्रकार से अपना पावर लेकर इंडिपेंडेंट क्या, कैसे? once appointed judge to the high courts or supreme court, it is very difficult to remove a judge. एक बार यदि प्रेसिडेंट ने वहां जज बना दिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, उसको हटाना वेरी डिफिकल्ट है। हटाया तो जा सकता है, ऐसे तो है नहीं कि तीनों सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों की अलग अलग अपनी डफली अपनी राग बजा रहे हैं। आपस में भी कंट्रोल है इनका, ज्यादा डफली नहीं बजाने देते आपस में कि हमें भी सुनना पड़ेगा। तो ज्यादा क्या है कि रुपये ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है कोई जज खुलेआम, तो मेरा तो कौन कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, तो ऐसे जज को तो हटाना पड़ेगा ना। ऐसा इंडिपेंडेंट जज जो है जुडिशरी के लिए कितना घातक है, देश के लिए कितना घातक है। ऐसे जज को लेजिस्लेचर हटा सकती है, लेकिन वो डिफिकल्ट है। सारे एमपीज के हाथ खड़े करवाना, प्रस्ताव लाना, कोई फेवर में बोलेगा, कोई डिसफेवर में बोलेगा, हाथ खड़े करेंगे नहीं करेंगे, प्रस्ताव आएगा कि नहीं आएगा, खिचड़ी हो जाएगी। मतलब डिफिकल्ट है हटाना।
तो इसलिए क्या है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। दूसरा, और कैसे कह सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट, हाउ कैन यू से दैट इंडियन जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम, और it enjoys a separate powers from executive and legislatures। दूसरा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, जो एफआर के प्रोटेक्शन में खड़ी हो जाती है जुडिशरी, सेंट्रल रोल प्ले करती है, मुख्य भूमिका प्ले करती है। इट प्लेज ए सेंट्रल रोल टू रेस्टोर एफआर एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। और सरकार तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स के अंदर से तो खिलाफ ही होती है कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स है, बोलेंगे। और लेजिस्लेचर गलत कानून पास कर रही है तो उसको जुडिशरी हटा देती कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एग्जीक्यूटिव को फंडामेंटल राइट्स को दबाने नहीं देती जुडिशरी। तो कहने का मतलब है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर जो चेक्स हैं, चेक्स एंड बाउंड्स, वो भी जुडिशरी लागू करती है। ये तो मैंने 3 कारण बताए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप रीजंस दीजिए, बताइए कि इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इट कैन एंजॉय सेपरेट पावर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो आप ये सब लिख सकते हो। अब आइए, ऑर्गेनाइजेशन जुडिशरी का या स्ट्रक्चर जो कोर्ट्स का अपने इंडिया में है वो देखना पड़ेगा। देखिए, ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड होते हैं ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। गीजा शहर मिस्र के अंदर, गीजा में इस तरह के पिरामिड है। वहां पुराने 4-5 हजार साल पहले के राजा महाराजा इसके अंदर दफनाए हुए हैं। वो ईंट पत्थरों से इस तरह की शक्ल कोनिकल दे दी। इस कोनिकल शक्ल को पिरामिड कहते हैं, इसलिए पिरामिड्स। तो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर से देखते हैं। मतलब नीचे देखिए आप, नीचे एरिया ज्यादा है ना, इसका मतलब कि यहाँ कुछ ज्यादा कोर्ट्स, ज्यादा जजेज होंगे। फिर कम हो गए सेकंड लेवल के ऊपर, यहाँ कुछ कोर्ट्स और कम होंगी। और ऊपर तो बिल्कुल एक छोटा सा है, वहां एक ही कोर्ट है, अपेक्स, ऊपरी ऊपर, अपर। तो देखिए, लोअर लेवल पर जो है ना, इसलिए क्या है कि इसका बेस पिरामिड का नीचे, अप रिवर्स पिरामिड नहीं, अपवर्ड पिरामिड, इस प्रकार। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं। और इनको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं। इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कह दीजिए, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कह दीजिए। और इनको असिस्ट करने वाले, डिस्ट्रिक्ट जज को असिस्ट करने वाले भी कई अदालत होती है। एमजेएम, मुंसब एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसीजे, एसी असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे। यदि इन नीचे वालों की पिरामिड बनाए ना, सिर्फ नीचे वालों का, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का पिरामिड बना लेते हैं ऐसे, तो नीचे क्या है कि एमजेएम, फिर एसीजेएम, फिर सीजेएम, फिर एडीजे, और फिर डीजे। ये
इसके अंदर इस पिरामिड को इसमें फिट करें तो इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जज एक ही होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक हुआ ना, वैसे ये इसका एक इंट्रा डिस्क्रिप्शन है अंदर का, पिरामिड से बताया है मैंने। तो मतलब ये असिस्टेंट कोर्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज को हेल्प करती हैं। कितने पावर होते हैं, क्या करते हैं, ये फालतू की, अभी आपके लेवल में फालतू की बात है। आप तो लेवल देख लीजिए, ये लोअर लेवल में डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं बस, हर जिले में। फिर क्या है कि स्टेट के अंदर ऊपर राजधानी में क्या हाई कोर्ट्स होते हैं, मिडिल लेवल के ऊपर हाई कोर्ट्स, 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब आप फिर बोलोगे कि स्टेट्स तो 28 है और यूटी अलग रहेगी, यूनियन टेरिटरी। तो जितने स्टेट उतने हाई कोर्ट होने जरूरी नहीं है। छोटे राज्य हैं उनको 3-4 को मिला के कह देते हैं कि यही है तुम्हारा हाई कोर्ट। अब जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, यूटी, इन चारों का एक हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। इसलिए ये कम हो गए ना, 25 हाई कोर्ट्स इन 28 स्टेट्स एंड 28 स्टेट्स एंड यूटीज हैव 25 हाई कोर्ट्स। आया ना समझ में? ये मिडिल लेवल पर। अपेक्स कोर्ट या जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, एक होता है वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, एससी कहते हैं उसको, एससी सुप्रीम कोर्ट, ये इसको कहते हैं। तो क्या ये जो पिरामिड बनाया है, क्या ये एक दूसरे, ये अदालत ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस को प्रभावित करता है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इनका एक है, या इनकी भी ऐसी है अपनी डपली अपनी रात, अलग अलग है? नहीं, ऐसा नहीं, इंटीग्रेटेड है ये इंटीग्रेटेड है। मतलब एक दूसरे से, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, इंटीग्रेटेड, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ये। जैसे कैसे इंटीग्रेटेड है, कैसे प्रभावित करते हैं बताइए अभी लो। जो 25 हाई कोर्ट्स हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, इनके जो डिसीजंस हैं वो सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट जजेस को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो कोई भी बात के ऊपर डिसीजन है वो हाई कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो डिसीजन है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो नीचे एमजेएम, सीजेएम जो मैंने बताया, बहुत सारी अदालतें, इन सबको मानना पड़ेगा। तो हो गया ना, इंटरलिंक, इंटेग्रेशन आपस में। अच्छा, मानना पड़ेगा, एक हो गया। दूसरा, एपेलेट सिस्टम, इसको थोड़ा आपको मैं समझा देता हूं। एपेलेट सिस्टम, अपील, वो एक बातों बातों में कह देते हैं ना, कोई ज्यादा गुंडागर्दी करता है और कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, ऐसे कई लोग बोलते हैं। मतलब ये पिरामिड वाला स्ट्रक्चर उनके काम का नहीं है। वो कहते हैं सारी अदालतें मेरे अंदर ही है। भगवान कृष्ण की तरह से बोलते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही हवा हूँ, मैं ही तुम हूँ, मैं ही वो हूँ, इस प्रकार से करते हैं ना, उपदेश देते हैं भगवान कृष्ण, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इस प्रकार से। तो क्या सारा सब कुछ मैं हूं? नहीं। अरे भाई, इंडिया के अंदर जुडिशियल सिस्टम में एपेलेट सिस्टम चलता है, इसका मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, और ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। एक फैसले से आपको एपेलेट सिस्टम बता देता हूं। ये बात है, ये एक डिस्प्यूट पैदा हुआ। ये बात है 1 दिसंबर
1980 आधी रात की। आप ध्यान से सुना मुकदमा कैसे बनता है। 1 दिसंबर 1980 रात्रि को सुधा नाम की बहू को, डॉटर इन लॉ सुधा नाम की बहू को इसके ससुराल वालों में उसका पति लक्ष्मण और इसकी सुधा की सास शकुंतला और इसका देवर ब्रदर इन लॉ सुभाष, आरोप लगा कि इन तीनों ने मिलके केरोसिन तेल जला के उस बहू को मार दिया, जला दिया, जिंदा जला दिया, क्योंकि ये पैसा डिमांड कर रहे थे, डावरी डिमांड कर रहे थे कि सुधा को प्रेशर डाले थे कि तुम्हारे पियर से बहुत सारा धन ला। और सुधा ला नहीं सकी और उसको जिंदा जला दिया। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ सुनवाई हुई। 4 जो आस पड़ोस के गवाह थे, उन जो गवाह थे, 4 आई विटनेस थे कि हाँ सुधा को तंग किया करते थे ये लोग। एक गवाह ने बताया, मैंने सुनता ही रहता था, पड़ोस में ही सब सुनता। हाँ, ये चीखी चिल्लाई कि मेरे ऊपर मेरे केरोसिन मत डालो मत डालो। दूसरे आई विटनेस ने ये कह दिया। तीसरे ने ये कह दिया कि इसका जो पति है उसने उसने तिल्ली लगा दी। और फिर क्या है कि जो आवाजें आई, लपटें उठी, तो हम बाहर आए पड़ोसी होने के नाते, और इसको क्या है हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया, लेकिन वहां मर गई। ये कोर्ट के सामने उन्होंने गवाही दे दी, आई विटनेस दे दिया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ निचली अदालत में। डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या है तीनों को, पति लक्ष्मण, सास शकुंतला और देवर सुभाष, तीनों को फांसी, हैंग्ड अप टू डेथ, फांसी की सजा सुना दी निचली अदालत। अब देखिए अपेलेट सिस्टम। अपेलेट सिस्टम का मतलब कि ये अंतिम आदेश नहीं था, इसके ऊपर भी अदालत थी, हाई कोर्ट। ये तीनों के तीनों क्या है कि हाई कोर्ट गए कि हमने कोई अपराध नहीं किया, ये गलत सजा सुना दी हमें ऊपर। इन्होंने 1983 में अपील की, यहां तो फांसी की सजा हैंग्ड। और अपील के अंदर क्या है कि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या है ये माना कि ये मेरली एक किचन के अंदर क्या है कि केरोसिन तेल का स्टोव फटने से ये एक एक्सीडेंट है, मेरली, इट इज नॉट ए मर्डर, ये हत्याकांड नहीं है। और तीनों को क्या है कि बरी कर दिया, एक्वेटल कर दिया। एक्वेटल मैंने लिखा ना, एक्वेटल। तो ये फर्स्ट अपील में एक्वेटल हो गया। अब क्या है कि जो नारी शक्ति है वो नाचने लगी, उनकी जो यूनियन है नारी, कि ये गलत फैसला हो गया, इसमें पूरी तरह से सुनवाई अच्छी तरह से नहीं हुई, वकालत ठीक नहीं हुई। तो स्टेट ये मुकदमा, जो इस तरह का जो फौजदारी मुकदमे होते हैं ना, जिसमें फोर्स हो, हत्या वगैरह और ये चोरी चकारी, ये जो है इसमें एक पार्टी स्टेट रहती है, मतलब पुलिस जो है वो स्टेट रहती है, पुलिस पकड़ती है, पुलिस ले जाती है, तो इसका मतलब एक पार्टी पुलिस है, स्टेट। तो ये मुकदमा था स्टेट वर्सेज लक्ष्मण, स्टेट वर्सेज लक्ष्मण, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट हो गया, तो स्टेट वर्सेज लक्ष्मण इस प्रकार से। तो इधर लक्ष्मण जीत गया, यहां लक्ष्मण जीत गया, यहां स्टेट जीता था कि स्टेट ने यानी पुलिस ने इनको फांसी दिलवा दी तीनों को, और यहां स्टेट हार गया हाई कोर्ट में, क्योंकि लक्ष्मण को एक्विटल मिल गई। अब अपील के अंदर, पहली अपील में स्टेट हार गया, तो स्टेट क्या है कि
कोर्टों के संगठन से दबाव आया, प्रेशर आया, तो क्या है कि स्टेट सेकंड अपील में चला गया, यहाँ पर अपील में चला गया स्टेट। ये अपील हुई, फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में चला गया स्टेट। स्टेट ने अपील करी कि सुनवाई ढंग से नहीं की, छोड़ दिया हाई कोर्ट ने। आप देखो मैटर को, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को देखा तो ये पाया कि जो सुभाष देवर है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको तो फालतू में ही घसीट रहे हैं। तो सुभाष देवर को तो एक्विटल कर दिया, और सास और हस्बैंड है उनको फांसी की बजाय लाइफ एलआई कर दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास इन दोनों को। तो देखिए किस प्रकार से लोअर कोर्ट अपर कोर्ट तक चला गया अपेलेट सिस्टम के कारण। तो अपेलेट सिस्टम आपको इस मुकदमे से समझ में आ गया होगा, अपीलें कैसे होती हैं आगे से आगे। ये अपेलेट सिस्टम प्रूव करता है कि इंडियन जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से गुथी हुई है। आगे ना समझना। अब आइए डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम। मोटा मोटी या मेन रूप से जो है ना, दो दो अपराधों के हिसाब से दो टाइप का लीगल सिस्टम है अपने इंडिया में। एक सिस्टम तो है क्रिमिनल, एक सिस्टम है क्रिमिनल, दूसरा सिस्टम है सिविल, जिसमें फोर्स काम में आती है, किसी के लग जाती है, और कोई चीज उसकी शरीर पर किसी के लग जाती है फोर्स से, वो जो अपराध है फोर्स, यूज फोर्स, शरीर के लग गई, या उस आदमी की कोई प्रॉपर्टी वगैरह, कोई मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल छीन लिया, कोई ले गया, स्नैच हो गया, कोई चोरी ले गया, कोई डकैती कर ली, कोई रॉबरी कर ली प्रॉपर्टी की उसकी, उसमें भी तो फोर्स लगाना पड़ा है ना। तो जिस क्राइम के अंदर फोर्स इंप्लीमेंट हो जाता है, वो क्राइम, वो जो लीगल सिस्टम है, वो क्रिमिनल ब्रांच कहलाता है। क्रिमिनल ब्रांच, इसको आप फौजदारी करते हो सुनेंगे वकील। फौजदारी किस में प्रैक्टिस करते हो वकील साहब? फौजदारी में करता हूँ, मतलब क्रिमिनल सिस्टम में करता हूँ। तो जहां फोर्स होगा, मारपीट होगी, वहां पुलिस आएगी, उसमें एफआईआर करानी पड़ेगी पुलिस में। तो जहां एफआईआर हो रही है, वो अपराध जो है क्रिमिनल है, वो ब्रांच लीगल सिस्टम क्रिमिनल ब्रांच है। फोर्स हो गया, एफआईआर हो गई, और अक्यूज्ड जिसके ऊपर आरोप है कि इसने मेरे को पिटाई की थी, तो अक्यूज्ड में भी जेल, उसको जमानत वगैरह और करानी पड़ेगी, फैसला आ जाएगा तो वो जेल में जाएगा। तो फोर्स, एफआईआर, जेल, ये जब जहां आ जाते हैं, वो अपराध क्या हुआ? क्रिमिनल। और सिविल में क्या है? सिविल में कहते हैं ना कि ये लड़ते हैं तो भी बड़े प्रेम से लड़ते हैं, और आपस में जी लगाते हैं, है ना। इस प्रकार से कि जोधपुर की भाषा, एक जोधपुर है मारवाड़, तो वहां की भाषा इतनी मीठी है कि आपस में लड़ाई करते हैं तो भी वो जी लगाते हैं कि मारी जुत्ती थारे सिर पर बिराजली, ध्यान कर लिया। मार तो रहा है वो जूत, और ये कह रहा है हमारे मेरे जो जूते आपके सिर पर बिराजेंगे। विराज जाएंगे तो फिर वो क्रिमिनल में आ जाएगा, एफआईआर हो जाएगा, हमारे सिर पर विराज जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि नो फोर्स, फोर्स इधर, नो फोर्स सिविल में, सिर्फ मुद्दे की लड़ाई, सिर्फ इसकी मुद्दे की लड़ाई।
भाई किसी का हार्म ऑफ इंडिविजुअल राइट्स हो गया हो, किसी का अधिकार था, भाई इसके ऊपर मेरा अधिकार था और मेरा भाई कह रहा है या कोई मेरा मित्र दोस्त कह रहा है कि इसके ऊपर मेरा अधिकार है, मैं कह रहा हूं इस पर मेरा राइट्स है, तो कौन तय करेगा? सिविल कोर्ट, सिविल लीगल सिस्टम तय करेगा। इंडिविजुअल्स जहाँ राइट्स का मामला आएगा, इंडिविजुअल राइट्स का हनन हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो वो सिविल हो गया। और ये एफआईआर वगैरह पुलिस में नहीं जाएंगे, ये एप्लीकेशन लिख कर सीधे जज साहब के सामने जाए। आया ना समझे? डायरेक्ट पेटिशन बिफोर सिविल कोर्ट। आगे समझ में? किस प्रकार के मामले, कोई एग्जांपल तो बताओ। जैसे तलाक का मामला है पति पत्नी के बीच, वो थाना था, एफआईआर में नहीं, वो यदि पत्नी के खिलाफ क्रूरता, क्रूरल्टी अपनाएगा तो एफआईआर होगी, तो वो मुकदमा अलग चलेगा, वो क्रिमिनल होगा। लेकिन तलाक, डाइवर्स, ये सिविल मामला है कि अब ज्यादा दिन साथ में नहीं रह सकते, अलग अलग हो जाओ, तो अलग अलग होने का जो अधिकार, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ने, वो किसमें जाएगा? सिविल में जाएगा। किराएदार और मालिक, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, मकान किराएदार खाली नहीं कर रहा है, मकान मालिक खाली कराना चाहता है, तो सिविल में जाएगा ये मैटर, सिविल अफसर या जज के पास जाएगा ये मैटर। सेल परचेज कोई गुड्स की हुई है, कोई जमीन की है, वो झगड़ा है, जमीनों का झगड़ा है और प्रॉपर्टी का झगड़ा है, ये सिविल में जाएगा। है ना समझ में? तो ये डिफरेंस है क्रिमिनल और सिविल। मेन तो आप फोर्स और एफआईआर याद रखिए डिफरेंस, और उधर राइट्स के अनंत। अब आइए, अब अपना रह गया कि इतना सारा सब कुछ पढ़ने के, लर्न करने के बाद में ये तो बताओ कि क्या एक आम जो सिटीजन है भारत का, वो इन कोर्ट्स के पास पहुंच सकता है क्या? इन कोर्ट्स से न्याय मांग सकता है क्या? जस्टिस मांग सकता है क्या? कैसे पहुंच सकता है? बड़ा मुश्किल काम है ना? कि डज वन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? क्या कोई कोर्ट्स तक अपनी पहुंच रख सकता है? कुल मिलाकर मैंने यस लिख दिया, लेकिन कुछ नो भी है। पहले यस वाली बात कर लेते हैं, पहले यस वाली बात कर लेते हैं। भाई आपका मूल अधिकार का हनन होगा, फंडामेंटल राइट्स का डिस्टोर्टिंग, जियोपार्डिंग या हनन होगा, तो आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप खाली एक कागज लिख कर दोगे, ये मेरे को, ये सरकार जो है मेरे को अब जेल के अंदर बंद कर रखा है, मेरी सजा थी 5 साल की, मैंने एक अपराध किया था, 5 साल की सजा थी, अब सरकार और जेलर है, वो 6वां साल चल रहा है, मेरे को जेल से बाहर नहीं निकाल रही, ये फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया साहब यहाँ पे। तो आप न्यायपालिका के पास पहुंच सकते हो। आप फंडामेंटल राइट्स, मेरे को रोटी नहीं मिल रही है, रोटी देना सरकार की जिम्मेदारी है साहब। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप चले गए, फूड नहीं मिल रहा मेरे को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देखेगा ये फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है। बोले भाई जिंदा रहने का तो अधिकार है इसको, राइट टू लाइफ, तो जिंदा रहने का अधिकार है, तो जिंदा कैसे रहेगा? भाई जिंदा रहने का अधिकार जब फंडामेंटल राइट्स है,
आर्टिकल 21 में, संविधान के आर्टिकल 21 में, तो फिर क्या है कि जिंदा कैसे रहेगा? फूड मिलेगा तभी रहेगा ना। तो फूड का राइट भी है इसका, फंडामेंटल राइट। सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई आदमी भूखा न सोए। यदि कोई सोता है तो सीधा कोर्ट के पास जाएगा। तो हुआ ना डायरेक्ट एक्सेस नागरिक की। भाई एक बात आती है कि नॉर्मली कई फिल्में आती है ना इसमें, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और न्याय है नहीं। इसको कैसे अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकेंगे? नॉर्मली लीगल प्रोसीजर्स जो है ना, इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी। वकीलों को फीस दो, बहुत सारे पेपर टाइप करवाओ, और वहां बैठे ही रहो। टाइम, कोर्ट कचहरी में टाइम खराब हो रहा है, सालों साल लग रहे हैं। तो इस तरह की बर्डन को थोड़ा कम करने के लिए कि ये बर्डन्स नहीं रहे सिटीजन के ऊपर, सीधा कोई भयंकर प्रॉब्लम है उसको सुलझाने के लिए सीधा सिटीजन आए, और ना तो उसको कोई टाइप करना होगा, ना को वकील करना होगा, एक एड्रेस से एप्लीकेशन दे देगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। इसको कहे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन। ये 1980 में शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट ने। कोई कागज भी डाल देगा तो हम सुनेंगे। नो, कोई वकील वगैरह पेपर की और की फीस देने की जरूरत नहीं है। इसको PIL बोला गया। ये 1980 में शुरू किया गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल देके आप बता सकते हो कि एक आम आदमी जो है कोर्ट में एक्सेस कर सकता है। अब आम आदमी कोर्ट के अंदर जो है एक्सेस नहीं करता, नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता। इसके लिए क्या बोलोगे आप? मान लो आपकी क्लास में डिबेट हो रही है, आधे कह रहे हैं कि कोर्ट में जस्टिस के लिए सीधा एक्सेस कर सकता है, वो तो ये बोलेगा PIL और फंडामेंटल राइट्स आर ये वो। और दूसरे वाले जो ग्रुप है वो डिबेट के अंदर है आपके सामने, वो कहेगा कहाँ कर सकता है। एक एक मुकदमे में क्या क्या मिलता है? एक एक मुकदमे के अंदर क्या है कि 50-50 साल आदमी जो है मर जाता है, लेकिन उसको जस्टिस नहीं मिलता। करोड़ों की संख्या में मुकदमे जो है पेंडेंसी में पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं रही हो उन पर, और सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, फिल्मी अंदाज में बोल सकता है वो। इतने सारे मुकदमे, ढेर सारे मुकदमे पड़े हैं, कोई फैसले नहीं हो रहे। तो होगा, टाइम लेगा। आपको मालूम है, आपने तो बोल दिया टाइम लेगा, लेकिन एक ईडीएम भी है, एक कहावत भी है कि जस्टिस डिलेड, न्याय में देरी का मतलब है जस्टिस डिनाइड, कि न्याय देने से मना कर दिया गया है, पैरों की जूती टूट गई है, तारीख पर तारीख, बस यही न्याय। ठीक है, ये आप क्लास में डिबेट करना। आगे का टॉपिक आगे।